हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील तिवारी। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था अल्कोहल फिनॉल और ईथर स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम लोग ने अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले स्टार्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल होता है क्या? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम बताया था, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है क्या? अल्कोहल का फॉर्मूला आपका होता है ROH। ठीक, ROH होता है, उसके अंदर ये वाले इस चीज़ को हम कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जब मैंने डेफिनेशन स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने आपको बता दिया था इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप करके। ठीक है, तो अल्कोहल के बारे में जब हम देखेंगे ना, तो हम लोग दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो रिस्पेक्ट टू कार्बन क्या होगा, या तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या होगा। तो मैं एक फॉर्मूला ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैं पहले यहाँ पे ये कार्बन डाल देता हूँ, यहाँ पे एक H कंटेन कर रहा है, यहाँ एक H कंटेन कर रहा है, यहाँ एक H कंटेन कर रहा है, और यहाँ वो आ रहा है, और यहाँ पे एक H कंटेन कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और ये आपको 6, मतलब इसमें 2 लोन पेयर्स आ गए। ठीक है, तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे ना, तो हम लोग दोनों की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। मतलब अगर ये वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा के हिसाब से ये क्या होगा? sp3 होगा। तो यहाँ पे कितना सिग्मा है? 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा, ये एक लोन पेयर है और ये एक लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर मतलब अगर मैं बोलूँ तो एक लोन पेयर अगर मिक्स होता है तो आपस में एक बॉन्ड बनाता है। तो मतलब ये भी एक फर्दर एक बॉन्ड बनाएगा और ये भी फर्दर एक बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है ये वाले, और ये 2 लोन पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी 4 ही हो रहा है। तो ये वाला भी जो पार्ट है वो आपका क्या होगा? इसमें कैसे था? ये चार के चारों बॉन्ड पेयर थे। इसमें कैसे था? 2 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर था। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे भी 4 है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे भी 4 है। तो ये भी sp3 है और वो भी sp3 है। बट कंडीशन क्या है? दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? डिफरेंसेस होता है बॉन्ड एंगल का। जब हम इसके बॉन्ड एंगल के बारे में सोचते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना बॉन्ड एंगल होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब हम इसके बॉन्ड एंगल के बारे में सोचते हैं, सी और एच के बीच का जो O है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो जब इसके बॉन्ड एंगल के बारे में जब हम लोग सोचेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल होता है आपका 108.9 डिग्री। समझ में आया? तो ये बॉन्ड एंगल का फर्क है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया? बॉन्ड एंगल कम इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर था, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ तो लोन पेयर को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला जो पॉइंट है उसमें मैंने आपको बता दिया, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये आपका टेट्राहाइड्रल होगा। तो ये वाला पार्ट भी आपका sp3 होगा और ये भी टेट्राहाइड्रल होगा। बट यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा फर्क आता है। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, तो फिर उसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 9 मिनट्स होगा। ये ऐसा क्यों होता है? रिपल्शन की वजह से। इसकी वजह से होता है क्या? रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपका था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब जो आपका दूसरा पॉइंट है वो एक बेसिक पॉइंट है, हमेशा याद रखो। लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर प्रेजेंट इन लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर प्रेजेंट इन बोलते हैं ना, जो भी आपका गैसियस फॉर्म, बट द हायर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, या तो लोअर हायर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जैसे जैसे आप स्टेट बढ़ाओ, जैसे यहाँ पे देख लो, आपके पास पकड़ के चलो C1 से लेके पकड़ लो, आपके पास C10 C1 और C4 है, फिर आपका C17 है, और फिर आपका C27 है, C27 है। ठीक है, तो अगर इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो इस वाले पॉइंट में क्या होता है कि अल्कोहल ना एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे तो गैसेस फॉर्म में होता नहीं है। अल्कोहल को जब हम देखेंगे तो गैसेस फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेट हमेशा क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो आपको भी पता है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर बढ़ना स्टार्ट होंगे तो पार्टिकल के बीच में क्या आएगा? अट्रैक्शन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? अट्रैक्शन होगी। कैसा अट्रैक्शन होगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो पार्टिकल जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा। वीकर अट्रैक्शन होगा ना, या तो अट्रैक्शन नहीं होगा, गैस होता है। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन अगर आया, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन अगर आ गया तो लिक्विड हो गया।
और बहुत ज्यादा अगर अट्रैक्शन आ गया, मास बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हो गया, वो सॉलिड हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो अल्कोहल में भी ऐसी प्रॉपर्टी है, लोअर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन, बोलते हैं हम लोग गैसेस फॉर्म बट होता है लिक्विड, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म बट द हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म। बराबर है। अब क्यों ऐसा होता है, मैंने बता दिया रीजन क्या है वहां पे, मॉलिक्यूलर वेट का रीजन। जितना आप मास बढ़ाओगे ना, उतना नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा या तो एटम बढ़ेगा, और अगर एटम बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो पार्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, और अगर कॉम्पैक्ट होगा तो सॉलिड बिहेव करेगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या पढ़ा, पहला प्रॉपर्टी में हम लोग ने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp3 थे, और उसमें डिफरेंसेस क्या था, दोनों के बॉन्ड एंगल में डिफरेंसेस था, किसकी वजह से था, वो रिपल्शन की वजह से डिफरेंसेस आ रहा था। दूसरा पॉइंट अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो लोअर मेंबर्स है वो लिक्विड फॉर्म में, बट जो हायर मेंबर्स है वो हमेशा कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो हमेशा आपके सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गया। अब जो तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि क्या अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है क्या, तो होता है। जब हम अल्कोहल को देखेंगे ना, तो ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। ये अल्कोहल में ना, ये चीज तो मैंने ये भी आपको बता दें, इसको हम कहते हैं एच बॉन्डिंग। क्या कहते हैं इसको ना, एच बॉन्डिंग कहते हैं। तो एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिसके जिसके अंदर एच बॉन्डिंग होता है वो सारे के सारे कंपाउंड आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो। तो अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है, अल्कोहल आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, बराबर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीसरा पॉइंट क्या मिला, अल्कोहल्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कंडीशन है, कंडीशन कहता है ये कि CH3OH है, C3H7OH है, दोनों में पहले सॉल्युबल कौन होगा, ये जल्दी सॉल्युबल होगा कि ये जल्दी सॉल्युबल होगा, दोनों में एच बॉन्ड, नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग एक एक ही मिल रही है आपको, ये एच बॉन्डिंग यहाँ पे भी, एच बॉन्डिंग यहाँ पे भी है, दोनों पानी में सॉल्युबल होना है। तो अगर दोनों पानी में सॉल्युबल होना है तो क्या दोनों का मास सेम है क्या, वेट सेम है क्या, वेट में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। यहाँ पे एक कार्बन दे रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन दे रहा है, तो यहाँ पे वेट का फर्क आ गया, इसका वेट हमेशा ज्यादा रहेगा। तो अगर ज्यादा होता है तो आपको पता है सॉल्युबल होने में टाइम ज्यादा लेगा वो। तो कहने का मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी solubility directly proportional to molecular weight की inversely proportional to molecular weight. When the mass increases, the solubility decreases. जितना मास बढ़ाएंगे ना, उतना soluble होने में टाइम ज्यादा रहेगा। तो solubility is inversely proportional to molecular weight. क्लियर हो गया? जितना आप मास बढ़ाओगे ना, उतना soluble होने में टाइम लगेगा, मतलब उसकी solubility धीरे 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 कम होती जाएगी। और एक क्वांटिटी, solubility is inversely proportional to molecular weight and directly proportional to ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मतलब पहले टर्शियरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, और फिर प्राइमरी होगा। अब उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखो। सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, बराबर है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। तो उसके बाद चौथा पॉइंट ये था कि द सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, मास बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देते रहिए, कितना इजी चैप्टर है देखो ये। अब जैसे कि यहाँ पे पकड़ के चलो, मेरे पास एक फॉर्मूला दे रहा है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और OH है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आ रहा है, ए ऑप्शन डाल दिया। दूसरा फॉर्मूला आ रहा है CH3 है, CH है, OH दे रहा है, फिर यहाँ पे CH2 है और फिर यहाँ पे CH3 है। और तीसरा फॉर्मूला दे रहा है CH3 है, फिर यहाँ पे C दे रहा है, फिर यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे OH। क्या सबसे पहले पानी में सॉल्युबल कौन होगा, तो फटाफट हमको मास देखना है। सब में नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में OH एक है, OH एक है, OH। सबका मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो सेम हो गया। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर आपका सेम हो गया तो क्या सॉल्युबिलिटी सेम होगी, क्या नहीं होगी। अब उसमें हम ब्रांचेस देखेंगे। अभी आप दिमाग लगाओ तो ये प्राइमरी है, दिमाग लगाओ तो ये सेकेंडरी है, और दिमाग लगाओ तो ये टर्शियरी। वो कैसे हो रहा है आपको पता ही है। OH वाला कार्बन एक ही साइड से बॉन्ड बना रहा है, प्राइमरी है, दोनों साइड से बॉन्ड बना रहा है, सेकेंडरी, तो यो साइड से ब्रांच बना रहा है, तो टर्शियरी। तो सबसे ज्यादा ब्रांच कहाँ पर है, टर्शियरी में ज्यादा ब्रांच है। मैंने लिखा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग का। तो ऑर्डर क्या, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या मिल गया, पहले C सॉल्युबल होगा, फिर B सॉल्युबल होगा, फिर A सॉल्युबल होगा। समझ में आया, मतलब सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, solubility is inversely proportional to molecular weight and directly proportional to branching। branching में पहले tertiary, फिर secondary, फिर primary। ठीक है, तो ये हो गया, फिर ये हो गया, ये टोटल मिला के अपना पकड़ लो, 5 पॉइंट बन गया। फिर अगला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं ना, तो वो वाला पॉइंट एक बार आप अच्छे से देख लो। एक नेक्स्ट पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जब भी दिमाग में आया तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, मास हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, उल्टा हो गया, देखो सॉलिबिलिटी से उल्टा हो गया ब्रांचिंग, मतलब पहले प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर टर्शियरी। उसमें क्या था, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसमें क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो गया। अब ये कैसा, आपको भी पता है ना कि अगर CH3 है, OH दे रहा है, और इसके साथ अगर मैं C2H5 अगर OH ले रहा हूँ, तो दोनों में मास ज्यादा किसका है, इसका मास ज्यादा, इसका मास कम आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को हीट करता हूँ तो सबसे पहले बॉइल कौन होगा या मेल्ट कौन होगा, सबसे पहले तो बॉइल या मेल्ट यही होना चाहिए। उसके बाद ये होगा, मतलब ये ज्यादा हीट खींच रहा है, ये ज्यादा हीट खींच रहा है, ये ज्यादा हीट खींच रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है, मास बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। अब यही चीज अगर मैं उसमें अगर आपको लेके बताऊं, अगर आप दिमाग लगाओ, ये OH हो गया, जस्ट अभी अपन ने सॉल्व किया एग्जांपल, सेम वैसी एग्जांपल, ये OH हो गया, और ये OH हो गया, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ OH सेम, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, A का होगा, इसके बाद B का होगा, इसके बाद C का होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का फिजिकल प्रॉपर्टी का अल्कोहल का, ठीक है। तो हम लोग ने कौन से प्रॉपर्टीज पढ़े, पहला प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या देखा कि अल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, बट अल्कोहल के अंदर दोनों के बॉन्ड एंगल में फर्क आता है, क्यों, रिपल्शन की वजह से। दूसरा हम लोग ने ये देखा कि लोअर मेंबर्स होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो हायर मेंबर्स होता है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। क्यों होता है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ने ये देखा कि सॉलिबिलिटी, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है इसलिए वो पानी में सॉल्युबल है, और जब सॉल्युबल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है, तो जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो उसकी सॉलिबिलिटी हमेशा क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी हमेशा क्या होती है, कम होती है, और अगर ब्रांच बढ़ेगा तो उसकी सॉलिबिलिटी हमेशा बढ़ती है। ये पूरा पॉइंट उल्टा हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। अब एक और एक पॉइंट था, वो वाला पॉइंट एक बार आप देख लो, हमेशा याद रखो कि अल्कोहल एंड अल्कोहल, अल्कोहल का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, आपका अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो हमेशा अल्केन, अल्काइल, हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, ये जो चार कंपाउंड मैंने लिखे हैं, अल्केन, अल्काइल, हैलाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन, से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। ग्रेटर में हमेशा उससे अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट इनसे हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। और किससे कम होता है, तो कम होता है किससे, लोअर अगर बात हम लोग करते हैं तो लोअर किससे किससे होता है, लोअर हमेशा किससे किससे होता है, एसिड से होता है, ईस्टर से होता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन, मतलब ग्रेटर पकड़ लो या तो हायर लोअर पकड़ लेता, तो ये आपका हायर हो गया और ये आपका लोअर पकड़ लो। The melting and boiling point of alcohol is always higher than alkane, alkyl halide, aldehyde and ketone due to presence of क्या, ये ऐसे क्यों होता है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। क्यों होता है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से होता है। और किससे कम होता है, अल्डिहाइड, किससे कम होता है, एसिड और ईस्टर से, वो भी किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से होता है। और एक ईथर के कंपैरिजन में क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम, वो भी कैसा, नियरली सेम होता है। तो कहने का मतलब पॉइंट क्या बन गया, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन अल्केन, अल्काइल हैलाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन, but lower than acid and ester due to presence of molecular weight, but nearly same as compared to ether। क्लियर हो गया। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी देख लो हमें। वो प्रॉपर्टी छोड़ो, ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी है टोटल 6-7 प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने देखी, वो आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद हम जब रिलेशन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करते हैं। तो वो जो टॉपिक है ना, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी केमिकल बिहेवियर, अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन। अब उसमें जो पहला जो है वो है अपना, जो पहला जो है वो है अपना एक्शन ऑफ अल्कली मेटल। मेटल बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग ये भी बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ
अल्को ऑक्साइड, ठीक है। एक्शन ऑफ अल्कली मेटल या तो फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्को ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये कैसे होता है रिएक्शन, फटाफट देखो इसको स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला ROH, ठीक है। इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ Na के साथ, ठीक है। अब आप तुरंत तो Na पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, O पे चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा Na यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और H बाहर जाएगा। फॉर्मूला बोलो फटाफट क्या आएगा, RO Na आ जाएगा, बराबर हो गया। अभी Na यहाँ पे 2 था तो वहाँ पे 1 ही दे रहा था, मतलब इसके आगे भी 2 डालना पड़ेगा। तो अगर ये 2 टाइम्स हुआ तो ये भी तो 2 टाइम्स हो गया। कितना H बाहर निकला, मल्टीप्लाई को 2H बाहर निकला तो कंबाइन फॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं सोडियम अल्को ऑक्साइड। क्या देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको अल्को ऑक्साइड बोलते हैं, सोडियम लिखा है, इसको कहते हैं सोडियम अल्को ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम अल्को ऑक्साइड कहते हैं। तो ये कैसा एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एक निकल रहा है तो दूसरा वहां सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी कहता है आपको कि CH3OH है और C2H5OH है, दोनों में फास्ट रिएक्शन Na के साथ कौन करेगा, दोनों में फास्ट रिएक्शन Na के साथ कौन करेगा। तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं पता, जितना यहाँ पे नेगेटिविटी कम होगी ना, नेगेटिविटी देखो नेगेटिव कैरेक्टर O के ऊपर है, तो O के ऊपर जितना नेगेटिव कैरेक्टर कम होगा ना उतना रिएक्शन फास्ट होगा। तो नेगेटिव कैरेक्टर कब होगा, नेगेटिव कैरेक्टर कब होगा, तो मतलब हमेशा मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट इसका हमेशा कम होना चाहिए। जितना मास आप बढ़ाओगे ना उतना अल्कोहल की रिएक्टिविटी स्लो होती जाएगी, मास हमेशा वहां पे कम होना चाहिए। कंडीशन पता चला, तो ये दोनों में फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, ये करेगा, बराबर हो गया। कहने का मतलब क्या, इस रिएक्शन के बारे में रिएक्टिविटी निकालो तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, बराबर है। मास हमेशा कम होना चाहिए। और अगर हम ब्रांचिंग की बात करेंगे ना, ब्रांचिंग की बात करते हैं तो ब्रांचिंग वाला भी पॉइंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। ब्रांचिंग की बात अगर हम करेंगे तो पहले 1 डिग्री करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा और फिर 3 डिग्री रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन करेगी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। समझ में आया कैसे निकाला सोडियम अल्को ऑक्साइड। तो इसको भी अल्कोहल के साथ हम लोग सोडियम को रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कली मेटल आप ले सकते हो इसके साथ, ठीक है। और फिर दूसरा जो रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन अभी से जो रिएक्शन अपने आएंगे ना वो हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ ली है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ रिएक्शन है क्या। नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है अपना वो वाला देख लो। वो जो रिएक्शन है वो है अपना फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलो वो उसके बहुत सारे मेथड है अपने पास, मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में बताया हुआ है तो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे अल्कोहल लो आप, ठीक है, अल्कोहल लो, 3 मेथड पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसके अंदर आप HX डाल सकते हो, इसके अंदर आप PX3 डाल सकते हो, इसके अंदर आप PX5 डाल सकते हो, और एक मेथड है अल्कोहल लिया और इसके अंदर हम लोग SOH2 डाल सकते हैं, ठीक है। ये पहले कुछ नॉर्मल रिएक्शन आप इसके देख लो। इसको हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, इसको फास्फोरस ट्राई हैलाइड बोलते हैं, इसको फास्फोरस पेंटा हैलाइड बोलते हैं, और इसको सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं या हैलाइड बोलते हैं। सल्फोनिल हैलाइड पकड़ लो या थाइमिन हैलाइड पकड़ लो, ठीक है। तो अभी कंडीशन यहाँ पे आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो या तो HI ले सकते हो। अगर ये रिएक्शन आपको देखना है तो हैलोजन डेरिवेटिव का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका पार्ट 1 अगर आप देखोगे ना उसमें पूरी रिएक्शन आपको अच्छे से मैंने समझाया वहाँ पे। मतलब यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो, आप यहाँ पे HI कर सकते हो, आप यहाँ पे HBr ले सकते हो, आप यहाँ पे HCl ले सकते हो। सबसे फास्ट रिएक्शन HI करेगा, उसके बाद HBr करेगा, उसके बाद HCl करेगा, बराबर दे रहा है। देखो यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकला ना, फॉर्मूला बोलो फटाफट क्या है, फॉर्मूला आ गया आपका RX प्लस बाहर क्या गया, H2O बाहर निकल, RX प्लस RX की जगह पे अगर ये लिया तो RI हो जाएगा, X की जगह पे अगर ब्रोमीन लिया तो RBr, अगर क्लोरीन लिया तो क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ क्लोराइड आ जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया इसका, मतलब HX की जगह। इसमें भी आप वही कर सकते हो। इसमें आप क्या क्या ले सकते हो बोलो फटाफट, क्या क्या आ सकता है इसमें आपका, ECl3 ले सकते हो, PBr3 ले सकते हो और PI3 ले सकते हो,
बराबर है। PCl3, PBr3 और PI3 तीनों आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें भी कैसे होगा कि जब रिएक्शन हम जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कैसे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके भी फिर से एक रिएक्शन में करके आपको बता देता हूँ। इसमें कैसे होगा, इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका RX आएगा, जो कि 3 टाइम्स आएगा, और इसके साथ बाहर निकलेगा H3PO3, ये बाहर निकलेगा, H3PO3 बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। इसके साथ जब हम लोग करेंगे ना इसके साथ, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें आएगा फॉर्मूला आपका फिर से वही आएगा, RX आएगा, HX आएगा, और साथ में बाहर निकलेगा POH3 बाहर निकलेगा। ये नीचे वाला ये दो रिएक्शन मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो गया, HX के साथ कर सकते हैं, TX3 में आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, TX5 में या तो आप PCl5 ले सकते हो, सिर्फ PCl5 पकड़ लो। PBr5 अनस्टेबल होता है, और जो PI5 होता है वो एग्जिट करता ही नहीं है। तो जब ये वाला सॉल्व करेंगे ना PX5 वाला, तो हम हमेशा PCl5 ही लेंगे। PBr5 अनस्टेबल होता है, और जो PI5 है वो बनता ही नहीं है, ठीक है। देख लो, मैं रिएक्शन फिर से आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल को लेके अच्छे से, ठीक है। देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे कि अपने पास जो फॉर्मूला था अल्कोहल का, ROS ले सकते हैं, अब इसको हटा के हम लोग PCl3 यूज कर सकते हैं, बराबर है। उसको हटा के हम लोग PBr3 भी यूज कर सकते हैं, उसको हटा के हम लोग PI3 भी यूज कर सकते हैं। जब इसके साथ करेंगे तो प्रोडक्ट एक ही आएगा, प्रोडक्ट आएगा आपका RCl आएगा, और इसके साथ बाहर निकलेगा H3PO3 बाहर निकलेगा। तो बस क्लोरीन यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी आपको 3 करना पड़ेगा, तो वो 3 हुआ तो यहाँ पे भी 3 हो गया बाय प्रोडक्ट से। इसके साथ करेंगे तो RBr आएगा, साथ में सेम आएगा। इसके साथ करेंगे तो RI आएगा 3 टाइम्स, और साथ में H3PO3, ये इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, ये कॉमन है, सब में बाहर निकलेगा, समझ में आई है। अब इसी के अंदर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, PX3 वाला रिएक्शन, अब इसी में हम लोग चेंज करेंगे, इसे पकड़ लो, फिर से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ROH ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे PCl5 ऐड करता हूँ, इसमें ना मैं PBr5 और PI5 यूज नहीं कर सकता, ये अनस्टेबल होता है, एग्जिट नहीं करता वो। रिएक्शन देखो कैसे होगा, प्रोडक्ट बाहर निकलेगा RCl, इसके साथ बाहर आएगा HCl, और इसके साथ बाहर आएगा POCl3। आप रिएक्शन बैलेंस कर दो, एक R और एक क्लोरीन RCl, एक H और एक क्लोरीन HCl, बचा कितना क्लोरीन, 3 क्लोरीन बचा, और एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन, कंबाइन करें, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमेशा याद रखना PCl5 के काम। रिएक्शन समझ में आया। अब इसी का एक पार्ट और बाकी था, वो भी देख लो आप एक बार। ROH है, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं SOCl2, ठीक है, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं SOBr2 भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग SOI2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब इसके साथ करेंगे तो फॉर्मूला रिएक्शन देखते रहो फटाफट, फॉर्मूला आ जाएगा आपका RCl हो जाएगा, प्लस यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, और प्लस यहाँ से SO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ का एक R और यहाँ का RCl, यहाँ का एक H और यहाँ का ये HCl, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर करो SO, बराबर हो गया। तो ये करेंगे तो इसको बोलेंगे, इस चीज का नाम है, इसको बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड, या तो फिर थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये आएगा तो इसको बोलेंगे सल्फोनिल ब्रोमाइड, या तो फिर थायोनिल ब्रोमाइड बोलेंगे। ये आएगा तो इसको बोलेंगे सल्फोनिल आयोडाइड बोलेंगे, या तो फिर थायोनिल आयोडाइड। रिएक्शन समझ में आया, कंडीशन पूरी समझ में आई, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने कौन सा 2 रिएक्शन हम लोग ने उसकी प्रॉपर्टीज की कर ली है, केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो पहला था वो अल्कोहल ऑक्साइड बनाया था, और जो दूसरा था वो हम लोग ने अल्काइल हैलाइड बनाया। वो किसके साथ बनाया हम लोग ने, HX के साथ बनाया, उसके बाद PX3 के साथ किया, PX5 के साथ किया, और ये SOX2 के साथ किया, ठीक है। ये रिएक्शन अब और अगर अच्छे से आपको क्लियर देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया हैलोजन डेरिवेटिव का, उसमें मैंने ये रिएक्शन मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थर्ड जो रिएक्शन है, वो अपना है उसको उस चीज को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन के लिए एक चीज हमेशा याद रखो, अल्फा हाइड्रोजन एटम
इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो ही रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। तो आखिरकार ये अल्फा हाइड्रोजन एटम होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो ठीक है, वो एक रिएक्शन लिखता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक कंडीशन डाल दो, इसकी भी एरोबिक कंडीशन डाल दो। आप या तो ले सकते हो पीसीसी या तो फिर पीडीसी, इसकी भी सेम कंडीशन। पीसीसी का फुल फॉर्म है पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट है, और पीडीसी का फुल फॉर्म है पीरिडियम डाइक्रोमेट है। या तो पीसीसी लो या तो फिर पीडीसी लो, दोनों में से एक रीजेंट लो। अभी अल्फा का मतलब होता है क्या पता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होता है उसको अल्फा कहते हैं। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये आपका अल्फा हो गया, इसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये आपका अल्फा हो गया। अभी देखो अल्फा पे कितना 2 एच आ रहा है, मतलब मैंने क्या बोला अल्फा एच होना चाहिए, कितना आ रहा है वो नहीं बट होना चाहिए। देखो कुछ बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकला, यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, ध्यान देते रहो अच्छे से। H2O बाहर निकला, मैंने जो देख थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना, मैंने जो H और OH निकाला ना वो मैंने एक ही कार्बन से निकाला, दोनों अलग अलग कार्बन से नहीं निकाला। जिस कार्बन पे OH था उसी से मैंने H भी निकाला, यहाँ पे भी जिस कार्बन पे OH है उसी से मैंने H बाहर निकाला। ठीक है, 2 बॉन्ड टूट गया, यहाँ से भी ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा। ये आपको पता डबल बॉन्ड बनाता नहीं, इतना तो पता ही होगा। ये भी आएगा और ये भी आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। चलो यहाँ से फॉर्मूला बोलो फटाफट क्या आएगा, R H ऊपर का पड़ा हुआ डबल बॉन्ड हो प्लस बाहर क्या आएगा H2 आएगा नहीं, अल्डिहाइड आ गया। अब यहाँ से देखो ये भी बाहर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मूला बोलो R C डबल बॉन्ड हो और साइड में क्या आएगा CH3 प्लस बाहर क्या निकलेगा H2। तो कहने का मतलब क्या कि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो फिर कीटोन मिलेगा। क्लियर हो? अल्फा एच का मतलब क्या, जिस कार्बन के ऊपर OH कनेक्टेड हो या तो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो, और अगर अल्फा एच होगा तो ही रिएक्शन होगा, अगर अल्फा एच नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है वहां पर। ठीक है, तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी का आपको करके दे दिया है। प्राइमरी के साथ अल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी के साथ क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। एरो के ऊपर आप पीसीसी पीडीसी लिख सकते हो, बहुत सारे कंडीशन है। आप यहाँ पे Cr2O3 लिख सकते हो, आप यहाँ पे कॉपर लिख सकते हो, ये दोनों कंडीशन भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों कंडीशन भी आप वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टर्शरी का। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का तो मैंने देख लिया, प्राइमरी अल्कोहल मुझे अल्डिहाइड दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल मुझे कीटोन दे रहा है। क्या टर्शरी अल्कोहल क्या दे रहा है, चलो वो वाला भी करके देखते हैं। टर्शरी अल्कोहल का पार्ट देखते हैं फटाफट। ये कंडीशन का याद रखना, ये जो मैंने लिखा है साइड में। मैं टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा हूं। अब बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है, कौन सा कार्बन अल्फा है, यही अल्फा। क्या अल्फा के पास H पड़ा हुआ है क्या? अब मत बोल देना ये वाला H, ये अल्फा का नहीं, ये बीटा का H है। अल्फा के पास H पड़ा हुआ है क्या? यहाँ पे भी नहीं है H, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ऊपर का ही OH है, मतलब अल्फा के पास H नहीं है। तो अगर अल्फा के पास अगर H नहीं होगा तो ये रिएक्शन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये रिएक्शन क्या होना चाहिए इसको, अब मैं देखो मैं वाटर बाहर निकल रहा हूँ। अब बताओ मैंने अल्फा से निकाला कि अल्फा बीटा दोनों यूज किया, ठीक है, मैंने अल्फा बीटा दोनों यूज किए। तो अगर अल्फा बीटा दोनों अगर यूज करेंगे तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, डिहाइड्रेशन कहते हैं। सिर्फ अगर अल्फा से OH और H अगर बाहर निकलता है, अल्फा से अगर वाटर बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर अल्फा बीटा यूज करके अगर वाटर बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गया, एरो पे डाल दो कंडीशन, यहाँ पर 20% डाल दो H2SO4 और टेम्परेचर डाल दो यहाँ पे 363 केल्विन डाल दो। अब देखा दो चीज बाहर निकला, बीच जैसी दो चीज बाहर निकला तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा स्टेबल बनाने के लिए। फॉर्मूला बोल दो फटाफट क्या है, R, ये तो CH3 वैसे ही पड़ा रहेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे CH2 बाहर क्या आ गया, H2O बाहर गया, H2O को मैंने एरो पे डाल दिया। अब मुझे बताओ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो रहे थे क्योंकि वहां पे कैसे था, अल्फा एच आ रहा था।
प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो अल्डिहाइड दे रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा था तो कीटोन दे रहा था, बट टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे अल्फा एच नहीं है। अभी अल्फा एच नहीं हो रहा है तो फिर वो रिएक्शन आखिरकार हो क्या रहा है? तो रिएक्शन क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर वाटर सिर्फ अल्फा से बाहर निकलता है तो ऑक्सीडेशन है, तो अगर वाटर अल्फा बीटा दोनों यूज करके बाहर निकलता है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब चेक करो अल्फा एच आ रहा है क्या? हाँ, अब अल्फा आ गया। देखो इसमें ये भी कार्बन अल्फा होता है और ये भी कार्बन अल्फा होता है। देखो ये अल्फा एच यहाँ पे आ गया। अब रिएक्शन पॉसिबल है। अब हम ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया, मैंने एरो पे कंडीशन डाल दिया। कंडीशन मेरा मैं ले रहा हूँ वहाँ पे कंडीशन जो मैंने वहाँ पे भी यूज़ किया था। पीसीसी यूज़ कर सकता हूँ या तो मैं फिर पीडीसी यूज़ कर सकता हूँ, Cr2O3 है और एक कंडीशन का कॉपर यूज़ कर सकता हूँ। अब ध्यान देते रहो अच्छे से। ऑक्सीडाइज किया, यहाँ पे मैंने 4 बार ऑक्सीजन लिया है। एक्सपांड कर रहा हूँ फॉर्मूले को। ऑक्सीजन 4 बार है, मैंने इसलिए 4 बार एक्सपांड किया। अभी भी यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, H2O बाहर गया ना बाहर H2O, यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है। ये दोनों ऑक्सीजन और ये क्या बाहर निकल रहा है? CO2 बाहर निकल रहा है, बराबर हो गया। CO2 बाहर निकल रहा है, ये H2O बाहर निकल गया और ये CO2 बाहर निकल गया। ये जगह खाली हो गई, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे बॉन्ड कर। फॉर्मूला बोलो फटाफट जाएगा। RC CH3 डबल बॉन्ड हो आ गया, ये वाला ऑक्सीजन आके बॉन्ड बना दिया। क्या क्या बाहर गया? CO2 बाहर गया, और क्या बाहर गया बोलो? और क्या बाहर गया? समझ में आई है? अब कार्बन बढ़ा कि कम हुआ? तो कार्बन यहाँ पे कितना था? 1 2 3 4, 1 2 3, एक कार्बन कम होकर CO2। क्लियर हो रहा है? तो टर्शियरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां पे अल्फा एच नहीं होता। तो अगर अल्फा एच नहीं है तो पहले वो डिहाइड्रेट होगा, बाद में ऑक्सीडाइज होगा, और जब ऑक्सीडाइज भी होगा तो हमेशा प्रोडक्ट में एक कार्बन कम ही देगा। एक कार्बन जो कम होगा ना वो आपका हमेशा CO2 बनाएगा। तो एरो पे कंडीशन आप याद रखो, अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो एरो पे जो पीसीसी या तो पीडीसी लिखते हैं, या तो फिर हम लोग वहां पे Cr2O3 लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग वहां पे और एक रिएजेंट का नाम मैंने बताया, और एक रिएजेंट है जिसको हम कॉपर बोलते हैं, तो हम लोग वहां पे कॉपर पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अभी डिहाइड्रेशन की एक कंडीशन एक और है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर हो गया ना ये आपको तीनों? ठीक है, देखो कभी भी ये याद रखना कि अगर जैसे फॉर्मूला आपका ये दे रहा है, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही, मैं बताता हूँ, सेकेंडरी टर्शियरी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर ऑक्सीडेशन हम लोग ने किया, अगर एरो पे आपने कहीं पे भी ध्यान दिमाग लगाओ, कहीं पे भी KMnO4 लिखा हुआ मिला आपको, या तो फिर K2Cr2O7 के साथ, अगर ये दोनों रिएजेंट में किसी दोनों में से किसी एक के साथ अगर H2SO4 है, ये दोनों में से कोई एक रिएजेंट आएगा और उसके साथ H2SO4 है। तो अगर ऐसा रिएजेंट अगर आ गया ना, तो वो रिएजेंट आपको कभी भी अल्डिहाइड नहीं देगा, वो रिएजेंट आपको हमेशा क्या देगा? क्या दिया है? जस्ट बाहर गया, ये क्या आ गया? एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला आ गया? ये एसिड का फॉर्मूला आ गया। तो ये एसिड हो गया। अब कैसे हो रहा है वो भी देख लो फटाफट, ध्यान देते रहो अच्छे से। हमको खाली क्या करनी है? ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स पढ़ा, मैंने 2 ऑक्सीजन यूज किया। ध्यान देते रहना अच्छे से। क्या बाहर गए? H2O बाहर गए, तो H2O बाहर निकल गया, ये वाला ऑक्सीजन इधर आके बॉन्ड बना रहा है, तो ये डबल बॉन्ड O बनाएगा, तो डबल बॉन्ड O। तो कभी भी याद रखो कि जब भी ये कंडीशन अगर आया ना, अगर ये कंडीशन अगर तुमको दिखाई दे तो कंडीशन हमेशा आपको एसिड देगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी टर्शियरी के लिए ट्रीट नहीं करता वो। तो हमेशा याद रखो कि ये जो KMnO4 और जो K2Cr2O7 है ना, वो क्या होते हैं? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल, कंट्रोल में होते ही नहीं है, कंट्रोल होते ही नहीं। जब कंट्रोल नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला हमेशा प्राइमरी अल्कोहल है ना जो आपका, वो आपको हमेशा एसिड देगा। लेकिन अगर आपको अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो या तो आप पीसीसी करो, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, या तो पिरिडियम डाइक्रोमेट यूज करो, या तो फिर Cr2O3 यूज करो, या तो फिर आप कॉपर यूज करो। तो चार में से कोई एक रिएजेंट आप यूज करो। बट ये वाला कंडीशन अगर आप यूज करोगे ना तो आपको हमेशा एसिड दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये अपना था तीसरा रिएक्शन। चौथे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्कोहल का जो चौथा जो रिएक्शन होता है ना उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। मैंने अभी आपको बता दिया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ व्हाट? H2।
H2O, रिमूवल ऑफ H2O, H2O को बाहर निकालने को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, मतलब लॉस ऑफ वाटर बोल सकते हैं उसको हम, लॉस ऑफ वाटर को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलो कर देखना स्टार्ट करना स्टार्ट कर, फॉर्मूला दे रहा है। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, फर्स्ट का, और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है ना कि डिहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन क्या था, कैसा था कि वाटर बाहर निकालने के बाद ऑक्सीजन अंदर क्या आ रहा था, सब्स्टिट्यूट हो रहा था। बट डिहाइड्रेशन ऐसा नहीं है। डिहाइड्रेशन कैसा पता है, डिहाइड्रेशन एक टाइप का एलिमिनेशन है। यहाँ पे कोई भी चीज हम अंदर ऐड नहीं करते या सब्स्टिट्यूट नहीं करते, यहाँ से खाली हम चीजों को बाहर निकालते हैं। तो देखो ये कार्बन अल्फा हो गया, तो ये कार्बन आपका बीटा हो गया, देखो कुछ बाहर निकल रहा है H2O, इसमें भी ये कार्बन अल्फा हो गया, ये कार्बन बीटा हो गया, H2O बाहर। उसमें कैसे था, H2O सिर्फ अल्फा से बाहर निकला, इसमें कैसे था, H2O अल्फा बीटा दोनों को यूज करके बाहर निकल रहा है। एरो की कंडीशन आप लोग याद रखना, एरो पे मैं कंडीशन बता देता हूँ। ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमेशा याद रखो, प्राइमरी अल्कोहल के लिए 90% ऑफ H2SO4 होगा, टेम्परेचर है 443 केल्विन। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होता है 60% ऑफ H2SO4 होता है, टेम्परेचर 373 केल्विन। चलो H2O बाहर निकला, जैसे H2O बाहर निकला बीच में डबल बॉन्ड, H2O बाहर निकला बीच में डबल बॉन्ड, फॉर्मूला बोलो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यहाँ पे फॉर्मूला बोलो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बाहर। ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट सेम आ रहा है, दोनों में प्रोडक्ट वहाँ पे सेम है। डिफरेंस क्या मिला आपको ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन में, ऑक्सीडेशन में वाटर बाहर निकलने वाला वाटर कहाँ से निकल रहा था, सिर्फ अल्फा से निकल रहा था। डिहाइड्रेशन में क्या था, अल्फा बीटा दोनों यूज होगा। ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन क्या था, सब्स्टिट्यूशन था, ये वाला रिएक्शन बाहर चीजों को निकाल रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एलिमिनेशन। क्लियर हो रहा है, इसकी जगह पे आप एरो के ऊपर, इसी जगह पे एरो के ऊपर आप लोग Al2O3 लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप Al2O3 लिख सकते हो। टेम्परेचर अपने हिसाब से वैरी होते रहता है। कंडीशन समझ में आया, तो ये जो रिएक्शन था अपना था डिहाइड्रेशन का। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन मैंने टर्शरी छोड़ दिया, तो टर्शरी वाला पार्ट में आपको बता देता हूँ। अब इसमें एक कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में कंडीशन को मैंने बताया हुआ था। एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं सेट्जेफ, एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं सेट्जेफ रूल। अब सेट्जेफ रूल बोलता है क्या, पता है, सेट्जेफ रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा बीटा है ना उतना ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट करके आपको वो देगा। तो कैसे देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक मैं एग्जांपल ये आपको बता देता हूँ, जैसे कि पकड़ लो ये दे रहा है, मैंने टर्शरी का किया नहीं, टर्शरी का मैं आपको बताया था ऑक्सीडेशन के अंदर, इसमें मैंने टर्शरी का भी आपको बताया है। सेकेंडरी अल्कोहल आता है, बीच में आ रहा है सेकेंडरी अल्कोहल अल्फा, कंडीशन बोलो 60% H2SO4, टेम्परेचर 373। देखो ये अल्फा हो गया, मैंने क्या बोला, अल्फा के बाजू वाला हमेशा बीटा होता है, तो अल्फा का ये साइड भी बीटा और ये साइड भी बीटा है। देखो दो बीटा आ गया, क्लियर हो गया, दो बीटा आ गया। तो अगर जब हम रिएक्शन सॉल्व करेंगे पहले देखो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ डालो, फॉर्मूला बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ से बाहर निकला, डबल बॉन्ड मैंने बीच में डाल दिया। अब सेकंड कंडीशन में डबल बॉन्ड, ये वाला भी बीटा पड़ा था, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ डाला, मैंने इसको दो बार लिखा है, फॉर्मूला बोलो फटाफट जाएगा, डबल बॉन्ड अभी यहाँ डालो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दो बीटा था, दो प्रोडक्ट जनरेट हो गए। अब कंडीशन ये पूछेगा तुमको कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जितना डबल बॉन्ड अंदर होता है ना उतना वो ज्यादा स्टेबल होता है, जितना डबल बॉन्ड बाहर आएगा उतना वो अनस्टेबल होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड अंदर की तरफ गया, देखा डबल बॉन्ड अंदर आ रहा है, सिमेट्रिकल फॉर्म है, तो ये वाला पार्ट हमेशा मेजर होता है और ये वाला पार्ट हमेशा माइनर होता है। ये वाला पार्ट हमेशा 80% फॉर्मेशन देता है और ये वाला पार्ट हमेशा 20% फॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यही सेट्जेफ रूल अपने को बताता है कि जितना ज्यादा बीटा है ना उतना ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट करेगा। बट कंडीशन है बीटा जो कार्बन है ना उसकी पोजीशन अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब जैसे अल्फा है ना, अल्फा के बाजू में कार्बन हमेशा अलग अलग होना चाहिए। क्लियर हुआ ये वाला रिएक्शन? ठीक है,
मैंने इसलिए 2 बार लिखा, बैलेंस नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट 2 प्रोडक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे तो चलेगा। एक और देखो एग्जांपल इसके में, आपको मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कितना प्रोडक्ट वो देगा। अल्फा कार्बन कौन सा देगा, ये अल्फा हो गया, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। बताओ 2 प्रोडक्ट देगा कि एक ही देगा। अब वो कैसे आपको चेक करना पता है, एक आएगा कि 2 आएगा, आपको बस ये देखना है कि अल्फा के बाजू में कार्बन अलग अलग है क्या। तो अल्फा के ये साइड पे एक कार्बन है, ये साइड पे भी तो एक ही कार्बन है, तो दोनों तो सेम ही हुआ। तो जब दोनों सेम होगा तो प्रोडक्ट एक ही पकड़ो, दोनों अगर सेम हो तो प्रोडक्ट एक ही पकड़ो। अगर समझो मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ पे CH3 डाल दिया, अब बताओ कितना प्रोडक्ट आएगा। ये अल्फा हो गया, अल्फा के वो साइड पे 2 कार्बन है, ये साइड पे एक कार्बन है, अब प्रोडक्ट 2 आएगा। इसको हटा दिया, अल्फा के बाजू में कितना कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, दोनों दोनों सेम दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट 1 आएगा। इसको हटा दिया, अब बताओ कितना आएगा। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है अल्फा के बाजू में, तो दोनों एग्जिट करेगा, तो वहां पे 2 आएगा। इसको भी हटा दिया, अब बताओ कितना आएगा। देखो अल्फा ये हो गया, 3 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन यहाँ पे, एक प्रोडक्ट आएगा। क्लियर हो रहा है। अल्फा के बाजू में कार्बन की पोजीशन हमेशा, कार्बन की काउंटिंग हमेशा अलग अलग होनी चाहिए, अगर अलग अलग होगा तो ही उतना प्रोडक्ट जनरेट करेगा, नहीं तो नहीं जनरेट करेगा। क्लियर हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन था ये था अपना डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेट अपने को क्या बताता है, सेट अपने को ये बताता है कि जितना डबल बॉन्ड अंदर की तरफ जाएगा उतना वो मेजर, और जितना डबल बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा उतना वो माइनर होता है वो, ठीक है। जो डबल बॉन्ड अगर अंदर की तरफ आया तो उसको, डबल बॉन्ड के बाजू में अगर कार्बन सेम है तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, और डबल बॉन्ड के बाजू में अगर कार्बन डिफरेंट आ रहे हैं तो उसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अभी आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया देख लो, एक बार फिर से मैं रिवीजन दे देता हूँ आपको। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन से पॉइंट देख लिए हम लोग ने। पॉइंट देखा पहले तो हम लोग ने ये देखा कि उसका कार्बन और ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन अलग अलग था कि सेम था, कार्बन भी sp3 था, ऑक्सीजन भी sp3 था, बट दोनों के बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा था। कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट था, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना था, 108 डिग्री 9 मिनट्स था। ऐसा क्यों, रिपल्शन की वजह से। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने ये देखा था, पहले तो पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट देख लिया ज्योमेट्री, दूसरा जो पॉइंट था वो हम लोग ने एच बॉन्डिंग वाला पॉइंट देख लिया कि अल्कोहल के अंदर एच बॉन्डिंग होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग ने देख लिया सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट देख लिया। सॉल्युबिलिटी वाला मैंने बता दिया आपको कि सॉल्युबिलिटी वाला कहाँ, पानी में सॉल्युबल होता है, बराबर है। और मास अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होता है, और ब्रांच अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ती है। मतलब सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। फिर इस चौथा पॉइंट हम लोग ने इसके अंदर देखा सॉल्युबिलिटी के बाद, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का एक पॉइंट हम देख लिया वो भी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट जब ब्रांच बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा। इसी के बीच में हम लोगों ने और एक पॉइंट देखा, वो अपने अल्कोहल के स्टेट के बारे में हमने देखा। लोअर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म बट द हायर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म। रीजन वहाँ पे क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट का आ गया। और एक बार लास्ट एक पॉइंट मैंने देखा, इसका कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। कंपैरिजन कैसे बता दिया कि अल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किससे किससे ज्यादा होता है, अल्केन, अल्काइल हैलाइड, अल्डिहाइड और कीटोन से है, और किससे कम होता है, एसिड और ईस्टर से है। कैसे, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से है। और किसके कंपैरिजन में उसका नियरली सेम होता है, ईथर के कंपैरिजन। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ने क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ने ये देखा कि आज हम लोगों ने टोटल कुछ रिएक्शंस पढ़े, तो रिएक्शंस भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से रिएक्शन हमने आज पढ़ लिए। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ रिएक्शंस पढ़े थे, तो रिएक्शंस वाले पार्ट कौन से थे अपने पास। एक हम लोग ने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ऑक्साइड देखा, सोडियम वाला रिएक्शन। दूसरा हम लोग ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ा, ठीक है। तीसरा रिएक्शन हम लोग अल्काइल हैलाइड के अंदर हम लोगों ने बहुत सारा पार्ट पढ़ा था। कौन सा पार्ट पढ़ा था, HX पढ़ा था, EX3 पढ़ा था, EX5 पढ़ा था, SOX2 पढ़ा था। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा डिहाइड्रेशन पढ़ा। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या मिला, इसमें से भी वाटर बाहर निकलता है, इसमें से भी वाटर बाहर निकलता है, बट इसमें से वाटर बाहर निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ अल्फा
पे H होना चाहिए, और इसमें वाटर बाहर निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट था, अल्फा बीटा दोनों जगह से अल्फा से OH और बीटा से H बाहर निकल रहा था। ये टाइप का कैसा रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन था। ये कैसा रिएक्शन था, एलिमिनेशन था। एक रिएक्शन और बचा है जिसको हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, वो देखो एक प्रकार का लास्ट रिएक्शन बचा है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, वो भी देखिए। लास्ट रिएक्शन पांचवा पकड़ लो उसका। ईस्टर का रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, कि अल्कोहल लिख लें, अल्कोहल लिखा तो इजी है, इसको देखो रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ। ये टाइप का रिवर्सिबल रिएक्शन होता है आपका। एरो पे आप डाल सकते हो, T2O5 लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन किया तो देखो यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, कैसे, तो क्या क्या बाहर निकल रहा है वो भी आप देख लो बराबर। H2O बाहर निकला, तुरंत का तुरंत ये पूरा पार्ट है ना यहाँ पे आके कनेक्ट होगा। फॉर्मूला अपने फटाफट आ जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा R C डबल बॉन्ड लो डैश हो, और इसके साथ क्या आ रहा है, R आ रहा है, प्लस बाहर क्या जाएगा H2 बाहर निकल, ये पूरा पार्ट यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। जैसे कनेक्ट होगा तो हम लोग को ईस्टर मिल जाएगा, तो ये फॉर्मूला अपना हो गया ईस्टर का। तो ये रिएक्शन को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग में हम इसको कहते हैं अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्केनोइड ईस्टर का फॉर्मूला। अल्काइल मतलब क्या, देखो ये अल्काइल हो गया, और ये दोनों कार्बन है ना, ये OH, उसको निकाल के यहाँ पे OH डाल दे। एक एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे कि फॉर्मूला पकड़ लो आपका C+5 दिया है, C डबल बॉन्ड हो गया, O है, और यहाँ पे CH3 है। अब बोल रहा नाम लेके बताओ, मैंने देखो यहाँ पे इंडिकेट किया है। सबसे पहले अल्काइल आया, तो अल्काइल मतलब बोथ साइड का R मतलब ये मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। अब लेफ्ट में देखो मैंने ये पूरा पार्ट मिला के अल्कोनोइड लिखा, तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 और 1, ये काउंट कार्बन काउंट होगा, तो 2 और 1 मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन पूरा लिखो, और प्रोटीन का E निकाल के ये ऐड कर दो, OH, ये हो गया आपका प्रोपेनोइड। तो ये हो गया आपका मिथाइल प्रोपेनोइड, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। ये आज बच गई है, मतलब मैंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। जैसे मैकेनिज्म है, अपने मैकेनिज्म है अल्कोहल में, ये 3 मैकेनिज्म है, तीनों की रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया, बट इसका मैंने आपको मैकेनिज्म बताया नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने मैकेनिज्म का वीडियो बनाया है पहले ही, तो मैं उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो चीज़ आप वहाँ से रिफ़र कर लेना, उस लिंक पर जाके वो तीनों मैकेनिज्म, हाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है, और एक्शन ऑफ H6 ऑन अल्कोहल, ये दोनों आज की वीडियो में मैंने डाला था। ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो का ही है, और ये अल्कोहल के पहले प्रिपरेशन वाले पार्ट का है। तो ये तीनों मैकेनिज्म है अपने पास, इस मैकेनिज्म को आप रेफर कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दूँगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना, तो मैं ताकि इसको फिर से